नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज के मुद्दे में हम बात करेंगे बस पर सियासी महाभारत की। जी हाँ, देश में कोरोना अपना पंजा पूरी तरीके से कस रहा है। 1 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और हर रोज 4 से 5 हजार नए केस सामने आ रहे हैं। डबल होने का रेट भी ज्यादा हो गया है। पहले 14 दिन हो गया था, उतर कर 12 दिन पर आ गया है। और इन सब के बीच राजनीति भी जारी है। पैदल निकल चुके हमारे अप्रवासी भाई, उनको समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे घर पहुंचे। हर कीमत पर उनको घर पहुंचना है, जल्दी से जल्दी घर पहुंचना है, क्योंकि काफी दिन हो गया भटकते भटकते। और अब चाहे पैदल ही चलना पड़े, कुछ भी करना पड़े, माँ बाप को कंधे पर बैठाना पड़े, श्रवण कुमार बनना पड़े, या बच्चों को गोद में उठाना पड़े, या बच्ची को झोले में रखना पड़े, कुछ भी करेंगे लेकिन घर जाएंगे। निकल पड़े लोग, ट्रेन के रास्ते, पटरियों पर, बस के रास्ते, सड़कों पर, पानी के रास्ते, नदी के अंदर, कहीं से भी रास्ता मिलेगा जाएंगे। और इन सब के बीच जारी है राजनीति। लोगों को घर पहुंचने की जल्दी है, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी सरकार से 1000 बस चलाने की मांग की। उन्होंने कहा कि हम 1000 बस चलाना चाहते हैं, जिससे कि लोग घरों तक पहुंच सकें। उधर योगी सरकार ने इसकी अनुमति दे दी और मामला तब तक ठीक था। खतो खिताब लगातार इस पे चलता रहा। प्रियंका ने चिट्ठी लिखी, ट्वीट किया, योगी जी ने ट्वीट करके सवाल पूछे। इसके बाद खतो खिताब की अगर हम बात करें तो चिट्ठियां लिखने का दौर शुरू हुआ। 5 चिट्ठियां लिखी जा चुकी हैं अब तक, लेकिन हल नहीं निकला है। यूपी सरकार कह रही है कि जो 1000 बसों का डाटा प्रियंका गांधी वाड्रा के सहयोगी ने दिया है, उसमें से सिर्फ मात्र 879 बसें ही ठीक हैं और बाकी बसें या तो टेम्पो के नाम से रजिस्टर्ड हैं, या स्कूली बस के नाम से, ट्रक के नाम से, डीसीएम के नाम से, या तमाम दूसरे साधनों के नाम पर वो दर्ज की गई हैं। अब सवाल ये उठता कि राज्य सरकार फिटनेस सर्टिफिकेट क्यों मांग रही है। ये भी अपना एक राजनीति है। राजनीति पूरी तरीके से चल रही है। और राजनीति से बढ़कर अब हम बात कर लेते हैं महाभारत की। क्यों हमने इस शो का नाम महाभारत रखा। महाभारत में दोनों तरफ की सेनाएं सज चुकी हैं, कौरव की और पांडव की। कौन कौरव है कौन पांडव मुझे नहीं पता, लेकिन एक और योगी जी हैं और उनकी सेना सिद्धार्थनाथ सिंह, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के साथ तमाम उनके अधिकारीगण अब सामने आ खड़े हुए हैं और उनकी पैदल सेना भी जुट चुकी है। तो उधर प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके साथ में उनके सहयोगी लल्लू, प्रदेश अध्यक्ष लल्लू सिंह, और साथ में राजीव शुक्ला, रणदीप सुरजेवाला के साथ साथ में उनकी पैदल सेना भी पूरी तरीके से जुट चुकी है। यानी कि बसों पर महाभारत शुरू हो चुकी है। हम इसी पर चर्चा करेंगे कि क्यों नहीं उन अप्रवासी मजदूरों का ख्याल रखा जा रहा है। क्यों हो रही है यह राजनीति, क्या सही है यह राजनीति, क्या सही है यह महाभारत, क्या महाभारत से कभी किसी को लाभ हुआ है। कृष्ण ने कहा था कि महाभारत में अंत में हाथ क्या लगा, नष्ट हो गया सब कुछ। हम इसीलिए कह रहे हैं ये महाभारत छोड़िए और लोगों को घर पहुंचाइए। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय भी कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। जरा देखिए कैसे खतो खिताबत की ये दौर चला और उसके बाद अंत में रिजल्ट क्या रहा। पलायन कर रहे प्रवासी मजदूरों के उनके घर पहुंचाने के मुद्दे ने सियासी रंग ले लिया है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के बीच चिट्ठी के जरिए एक दूसरे पर जबरदस्त निशाना साधा जा रहा है। तो अब यूपी में दूसरे सियासी दलों के साथ पार्टियों के नेताओं की भी एंट्री हो चुकी है। प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए प्रियंका गांधी ने योगी सरकार से 1000 बसें चलाने के लिए इजाजत मांगी थी।
बस फिर क्या था, सियासी रार यहीं से शुरू हो गई। यूपी अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने सोमवार शाम को कांग्रेस से बसों की सूची मांगी। साथ ही सभी बसों के चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस, परिचालकों के परिचय पत्र और बसों के फिटनेस प्रमाण पत्र लखनऊ डीएम को सौंपने की चिट्ठी लिखी। तो चिट्ठी के जवाब में संदीप सिंह ने भी चिट्ठी लिख दी और ईमेल के जरिए पूरी जानकारी पहले ही उपलब्ध कराए जाने की बात कही। इतना ही नहीं, संदीप सिंह ने सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए लिखा कि खाली बसों को लखनऊ भेजना समय की बर्बादी है। चिट्ठी के आते ही सियासी तूफान खड़ा हो गया। सियासी रार यहीं से शुरू हो गई। सियासी महाभारत में नया एपिसोड भी आ गया, जब यूपी सरकार ने कांग्रेस द्वारा भेजी गई 1000 बसों की सूची में बड़ा फर्जीवाड़े का खुलासा किया। प्रियंका द्वारा भेजी गई बसों की सूची में स्कूटर, ऑटो, रिक्शा, तिपहिया वाहनों के साथ एम्बुलेंस का नंबर शामिल था। इसकी पुष्टि परिवहन विभाग के ऐप से की गई। मंगलवार दोपहर 12 बजते ही सियासी तापमान और चढ़ गया, जब यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बसों की लिस्ट में फर्जीवाड़े पर कांग्रेस को घेरा और कोरोना के संकट काल में ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया। तो कांग्रेस की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने भी पलटवार किया कि जो बस है वो कहीं निकलती है एम्बुलेंस, कहीं निकलती है थ्री व्हीलर, कहीं निकलती है टाटा मैजिक। अभी हम लोगों ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करी, उसके अंदर ये सामने आ रहा है और ये कहीं और नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पोर्टल है, जो वाहन पोर्टल है, उसके अंदर ये जानकारी दी गई है। देखिए, हम लगातार प्रयासरत हैं कि हम मजदूरों की मदद कर सकें, उनके दुख दर्द को बांट सकें, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। 16 तारीख को आदरणीय प्रियंका गांधी जी का पत्र लेकर हम लोक भवन गए। हमने 1000 बसों की अनुमति मांगी। 16 तारीख को सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। 17 तारीख को हमने इसी बॉर्डर पर 500 बसें लाकर खड़ी की। 500 बसें खड़ी करने के बाद भी दिन भर हम इंतजार करते रहे। 17 तारीख को सरकार ने अनुमति नहीं दी। बता दें, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रियंका द्वारा जारी सूची में से एक गाड़ी नंबर को व्हीकल रजिस्ट्रेशन स्टेटस विकल्प में जाकर चेक किया गया। इसमें गाड़ी संख्या यूपी 7883 T1006 बजाज ऑटो लिमिटेड की एक तिपहिया गाड़ी निकली, जिसमें साफ लिखा था कि ये एक ऑटो रिक्शा है जो फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश के मोहम्मद इरशाद के नाम पर पंजीकृत है। इसका इंश्योरेंस भी नहीं है। बस पर हुई सियासी महाभारत यहीं खत्म नहीं हुई। दोपहर होते होते सियासी पारा और चढ़ गया। बीजेपी की तरफ से डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा कांग्रेस पर बरसे, तो कांग्रेस की तरफ से प्रमोद तिवारी ने मोर्चा संभाला। कांग्रेस महामारी के इस विकट संकट में भी अपने आचरण से वो बाज नहीं आ रही है। मिथ्या वर्णन करना, झूठे दावे करना, लोगों को गुमराह करना, प्रवासी श्रमिकों की भावनाओं से खेलना, उत्तर प्रदेश सरकार को अनर्गल प्रलाप करके दुष्प्रचारित करने का षड्यंत्र रचना, ये केवल कांग्रेस के बड़े नेताओं का और विपक्ष के कुछ बड़े नेताओं का काम रह गया है। मजदूर जो अपने भारतीय है, जो विभिन्न हिस्सों से आ रहे थे, उत्तर प्रदेश के सड़कों पर एक्सीडेंट होके 25 लोग मरे। 63 से ज्यादा का फिगर 16 तारीख को जितने कोरोना से नहीं मरे थे उतने एक्सीडेंट से मर रहे हैं। हमारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने 1000 बसें अपनी तरफ से अपने खर्चे पर दी है, उन्हें लेकर हम सब तक पहुँचा। हम विनय कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार को कि बसें हमारी दे दीजिए और इनको उनके घर तक पहुँचाने में मदद करें। कोरोना के बीच छिड़ी सियासी जंग में सपा और बसपा की भी एंट्री हो गई। मायावती ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेकर ट्वीट करते हुए लिखा, बीएसपी का यह भी कहना है कि कांग्रेस पार्टी के पास वास्तव में 1000 बसें हैं, तो उन्हें लखनऊ भेजने में कतई देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ भी श्रमिक प्रवासी लोग भारी संख्या में अपने घरों में जाने का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मायावती के बाद अखिलेश यादव भी ट्विटर पर कूद पड़े और बीजेपी पर हमला बोलते हुए लिखा,
आम जनता को ये समझ नहीं आ रहा, जब सरकारी, प्राइवेट और स्कूलों की 50,000 बसें खड़े खड़े धूल खा रही हैं, तो प्रदेश की सरकार प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए इन बसों को सदुपयोग क्यों नहीं कर रही? ये कैसा हट है? बता दें कि प्रियंका गांधी द्वारा उत्तर प्रदेश को सौंपी गई बसों की सूची में अधिकतर वाहनों के नंबर राजस्थान के हैं। इसमें से कुछ ऐसे भी नंबर हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं। वाहन पोर्टल पर भी उन्हें ब्लैकलिस्टेड बताया जा रहा है। इस मुद्दे पर अब सभी सियासी दल कूद पड़े हैं। बस की सियासी महाभारत कहां जाकर रुकेगी, अब ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज़। जी हाँ, ये सियासी महाभारत है। एक महाभारत थी जो 18 दिन चली थी और उसके बाद क्या हुआ था, कितना नरसंहार हुआ था, ये सबके सामने है। अब ये महाभारत कितने दिन चलेगी और कब खत्म होगी और कितने लोगों की बलि लेगी, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़े हुए हैं, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। राम निवास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, स्वागत है आपका। उबैद उल्ला साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। जेपी शुक्ला साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका स्वागत है जेपी साहब। और दो खास मेहमान हमारे साथ कानपुर स्टूडियो से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर इमरान जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, स्वागत है आपका इमरान जी। और साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक मजहर नकवी साहब भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है मजहर नकवी साहब। सीधा रुक करेंगे राम निवास जी का। राम निवास जी, महाभारत क्यों नहीं आप अलाउ कर देते हैं, जिससे कि बस अगर चलेगी तो लोग घर पहुंचेंगे, इससे तो मदद मिलेगी। अगर कोई बस या कोई गाड़ी का मांग करता है तो अनुमति उसकी मिलती है, सरकार अनुमति देती है। प्रियंका जी हो, कोई सबकी अनुमति देती है। उसका है कि गाड़ी का नंबर दीजिए, ड्राइवर का नाम, सारी प्रक्रिया उसकी है। जिस तरह से प्रियंका जी ने ट्वीट पे करके कहा कि हमको अनुमति नहीं दी जाए, हमारी 1000 बसें बॉर्डर पर खड़ी हैं, जैसे संज्ञान मुख्यमंत्री जी गया, मुख्यमंत्री जी तत्काल अनुमति देने का काम किया। काम को सूची दे दो, अधिकारी अभी अनुमति दे देंगे। सूची आई, सूची में जिस तरह का गड़बड़ घोटाला कि ऑटो का नंबर है, मोटरसाइकिल का नंबर है, और यहाँ तक उसमें कुछ ट्रैक्टर टाली के नंबर हैं, ट्रैक्टर वगैरह के, ट्रकों के नंबर हैं, और जिस तरह से पूरी बसें के जो नंबर दिए गए राजस्थान की बसों के, परिवहन विभाग के, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस तरह से राजस्थान में समस्या है, महाराष्ट्र समस्या है, दिल्ली में समस्या है, और पश्चिम बंगाल में, छत्तीसगढ़ में समस्या है, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी जी लगातार मैनेज कर रहे हैं, सब प्रवासी मजदूरों को भेजने का काम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की गलती इसमें नहीं है, प्रियंका जी गलती नहीं है, क्योंकि ये कुछ लोगों का आचरण होता है। जैसे मैं यादव हूँ, मेरे पिताजी दूध काम करते थे, मेरे बाबा जी दूध काम करते थे, मैं भी दूध काम करता हूँ। वैसे सोनिया से प्रियंका जी हैं, अब उनके पिताजी करप्शन करते थे, उनकी माँ करप्शन करती है, तो बेटी भी उसी लाइन पे है। क्योंकि ये देश के प्रवासी मजदूरों का मजाक है कि हम कहते हैं कि 1000 हम बसें दे रहे हैं और बसों के नाम पे हम स्कूटर और बाइक के नंबर दे रहे हैं। ये तो इतनी बड़ी नेता की पुत्री होने के बावजूद जिस तरह की ओछी राजनीति कर रही हैं, हमें लगता है कि ये प्रदेश के साथ साथ जो हमारे गरीब मजदूर परेशान हैं, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, उनके साथ ये भद्दा मजाक है। इनको निश्चित रूप से इसकी जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। ठीक है। उबैदुल्ला साहब का रुख करेंगे। उबैदुल्ला साहब, आपने राम निवास जी को सुना, क्या कहेंगे आप? ये सियासी महाभारत क्यों? सियासी महाभारत की तो बात ही नहीं है जी। देखिए, प्रवासी हमारे मजदूर साथियों को उनके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी तो इनकी है, हमारी तो है नहीं जी। हम तो इनको जो कुछ भी कर रहे हैं सहयोग कर रहे हैं। सहयोग में हमसे आप इस तरह के सवाल कर रहे हैं, हम सहयोग कर रहे हैं और जनता की सेवा के लिए, अपने प्रवासी मजदूर भाइयों की सेवा के लिए, तो सहयोग करने वालों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है, उनके साथ ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। एक बात। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हमने उसमें कुछ नंबर गलत दिए। अव्वल तो गलत नंबर की बात हम अभी मानने को तैयार नहीं है, इसलिए कि हमारी इत्तला के मुताबिक कुछ उसमें फोटोशॉप किया गया है। इनकी IT सेल तो इस मामले में बहुत एक्सपर्ट है, उसने उसमें कुछ फोटोशॉपिंग किया है और कुछ गड़बड़ घोटाला किया गया है, और शायद हमारी राजस्थान की यूनिट और राजस्थान ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एसोसिएशन इसकी FIR भी करने जा रही है, लेकिन अभी इसके FIR तक की बात हुई नहीं है। दूसरी बात यह कि
हमने 1000 बसों का वादा किया था। हमारी 1100 बसें भी हो सकती थी, 900 बसें भी हो सकती थी। कोई हमने कोई नोट तो लिखा नहीं था, कोई रजिस्ट्री तो नहीं कर दी थी कि हमें इतनी बसें देनी है। कितनी बसों का फर्जीवाड़ा बताया? शायद कुल अगर टोटल की जाए तो 70-80 बसों का जो नंबर है, 70-80 बसों का गड़बड़ होगा मुश्किल से। 100 का रख लीजिए। तो आप भैया 900 बसें तो चलाने की परमिशन दीजिए। उन 900 बसों को क्यों रोके? 879 बसें आपकी ठीक है, तो उनको चलने दीजिए ना। दूसरी बात, एक बात और मैं अर्ज करूंगा आपसे, थोड़ा सा मैं डिटेल बता दूं आपसे कि हमने आपसे 16 तारीख को लेटर भेजा गया था प्रियंका जी के ऑफिस से मुख्यमंत्री जी को। जवाब आपने कितने दिन बाद दिया? 18 तारीख को। 18 तारीख को आपने हमसे जवाब दिया, 2 दिन तो आप ऐसे रूल लेट कर दिया आपने। उसके बाद फिर आप हमसे तरह तरह के सवाल कर रहे हैं। एक बात मैं आपसे पूछूं, अपने भाई साहब से भी पूछना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर केयर्स में जिन लोगों ने पैसा दिया है, क्या उनसे भी आपने डिटेल पूछी वो पैसा कहां से आया, कैसे दिया गया? नहीं, वो अलग से उस पर नहीं, सवाल तो यही ना कि वो भी तो सहयोग है। ठीक है, उस पर बात करेंगे। डॉक्टर इमरान का रुख करेंगे, समाजवादी पार्टी के नेता है। डॉक्टर इमरान, आप भी कूद पड़े हैं इस सियासी महाभारत में? नहीं, ये कोई कूदने वाली बात नहीं है और ये कोई जंग नहीं है। ये अगर आप इसको महाभारत का नाम दे रहे हैं तो श्री कृष्ण हमारे पास हैं। और रही बात आप जो बसों की, ये महाभारत की बात है, ये दोनों ही, मैं तो ये कहना चाहता हूं, एक बात समझ लीजिए कि जैसे शोले फिल्म में एक सिक्का चलता था तो दोनों एक ही तरह थे, तो ना बसें आनी है ना इनको बसें मंगवानी है। इनको यही महाभारत चाहिए और यही फुटेज चाहिए कि इसी पे बात होती रहे कि भाई हम तो मंगवाना चाहते हैं और ये कह रहे हैं नहीं भाई हम अब तो नहीं अभी करवाना चाह रहे हैं। दोनों ही केवल ये फुटेज चाह रहे हैं। मजदूरों के प्रति जिस प्रकार का माहौल है, जिस प्रकार का दुख है हाईवे पे, आप यकीन जानिए, मैं अपनी आंखों से देखता हूं, हम लोग मदद करते हैं, हर जिले का समाजवादी नेता मदद कर रहा है उनकी। और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जितने भी मजदूर, जितने भी लोग, श्रमिक जो इस काल ग्रसित हो गए इस विपदा में, उनकी मदद करी है। 1 लाख रुपए प्रति मृतक को देने का वादा किया है और देना शुरू भी कर दिया है। यह बड़ी बात है। बसों की महाभारत कर रहे हैं ये सब, दोनों एक ही तरह है, मैं कहना चाहता हूं। ठीक है डॉक्टर इमरान साहब, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। नहीं, एक ही सिक्का है। आप चाहे इधर गिरे चाहे उधर गिरे, दोनों एक ही बात है। जी, एक ही सिक्के। हाँ, ये एक ही सिक्का है। दोनों बिल्कुल ठीक, दोनों उलझाना चाहते हैं बात को, बस दोनों उलझाना चाहते हैं। ठीक है डॉक्टर इमरान साहब, आएंगे दोबारा। ठीक है डॉक्टर साहब, आएंगे आपके पास में जी। मजहर नकवी साहब जुड़े हमारे साथ। जी मजहर नकवी साहब, क्या कहेंगे आप? सियासी महाभारत तारी है। बड़े अफसोस की बात है कि हमको इस स्थिति में महाभारत से तुलना करनी पड़ रही है जी। वहाँ का जो उद्देश्य था और आज का जो उद्देश्य है, दोनों में बड़ा फ़र्क है। वहाँ राज सत्ता जो था उसकी बात थी, यहाँ पर राज सत्ता बचाने का प्रयास हो रहा है और एक पार्टी जो है फिर से अपनी ज़मीन जो खोई हुई है उसको पाना चाहती है। लेकिन देखिए प्रदीप जी, प्रथम दृष्टया तो ये देखना पड़ेगा। हेलो, मजहर साहब, बात तो वही हुई ना। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। मैंने यही कहा कि जो वो वही बात हो रही है। मगर सवाल ये है कि जो प्रवासी जनता है, द्रौपदी रूपी, उसका चीरहरण हो रहा है और भीष्म पितामह खड़े हैं। दुशासन दरबार में जो है क्या नाम है, क्रूरता और अत्याचार की सीमाएं लांघ रहा है। सारे लोग तमाशा देख रहे हैं। इसको हमको देखना होगा और हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन आप ही बताइए कि 100 में से 89 नंबर अगर किसी बच्चे के हैं तो वो अच्छा विद्यार्थी माना जाएगा या नहीं? तो प्रथम दृष्टया तो यही लगता है कि लाद दो, लदा दो, लादने वाला साथ दो सरकार चाहती है। काम जो सरकार को करना चाहिए था वो अगर कांग्रेस कर रही है तो उसमें सहयोग दे दें। उसमें इतनी नुक्ताचीनी, इतनी बारीकी से जांच, आप कानपुर में आज किसी वाहन की जांच करा लेंगे तो उसमें कमियां निकल आएंगी। तो कमी निकालने का वक्त नहीं है, सियासत करने का वक्त नहीं है, इंसानियत को जिताने का वक्त है। इंसानियत को सर्वोपरि रखिए, सत्ता और राजनीति को नीचे रखिए, नहीं तो फिर महाभारत तो चलेगी ही और महाभारत तो हो ही रही है। ठीक है, ठीक है, हो ही रही, बिल्कुल ठीक करें। जेपी शुक्ला साहब, आपका कमेंट, आपका रिएक्शन। वीर जी, जैसा आपने कहा कि ये महाभारत जो हो रही है राजनीतिक दलों की तरफ से, तो एक बात तो अभी तक ये नहीं समझ में आई है कि किस राजनीतिक दल में कौन धृतराष्ट्र बैठा हुआ है। क्योंकि महाभारत में एक्चुअली क्या था कि धृतराष्ट्र की सबसे बड़ी गलती थी, वो जजमेंट नहीं दे पाए कि एक्चुअल में होना क्या चाहिए। जबकि कृष्ण भगवान महाभारत में 5 गांव का
एक संदेशा भी लेके गए थे कि अभी भी समय है, हाँ, महाभारत हमको 5 गांव दे दीजिए, हम संतुष्ट हो और जाएंगे। 5 गांव दे दीजिए, हम संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन धृतराष्ट्र नहीं माने। अब ये सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस में कौन धृतराष्ट्र बना है, ये तो समय है, जनता की अदालत बताएगी। एक बात। दूसरी बात जिस पे आपकी बहस है, ये बस के मुद्दों को लेकर के, प्रवासियों की तकलीफ को लेकर के, तो प्रियंका जी की पहल तो बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है कि उन्होंने बसों का इंतजाम किया, बसों का डेटा दिया, बसों के लिए उन्होंने चिट्ठी पत्री की। लेकिन प्रियंका जी इतनी बड़ी नेता हैं, अगर वो चाहती तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से स्वयं टेलीफोनिक टॉक करके और इस समस्या का निदान कर सकती थी। लेकिन वो स्वयं मुझे लगता चाहती हैं कि कितना इसका राजनीतिकरण हो जाए, ताकि इसका प्रोपेगेंडा हो जाए और ठीक से इसको हम राजनीतिक लाभ में भुना सके। ठीक है। इसीलिए वो अपने निजी सचिव को अधिकार दे चुकी हैं। न तो इनका प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री से बात किया, न तो ये प्रभारी होकर के स्वयं बात की। एक बात। दूसरी बात ये देखिए कि इन्होंने जो डेटा दिया है बसों का, मोस्ट प्रोबेबली उसमें राजस्थान सरकार की वो आरजे करके नंबर है, तो ज्यादातर जो बसें हैं वो राजस्थान परिवहन निगम की हैं। तो मुझे एक बात याद आ रही है, अभी कुछ दिनों पहले योगी आदित्यनाथ जी ने, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने योगी जी से कहा कि आप अपने बच्चों को यहाँ से कोटा से ले जाइए और अपनी बसें भेजिए, हम अपने बंदोबस्त नहीं कर पाएंगे। अभी यक्ष प्रश्न बनता है कि भाई अचानक ये बसें कहाँ से आ गई राजस्थान में, जब वो छात्रों को भेजना था जो बेचारे परेशान थे उत्तर प्रदेश आने के लिए, उनको भेजने के लिए कोई बंदोबस्त राजस्थान सरकार के पास नहीं था। तब योगी जी ने यहाँ से बसें भेजी और कोटा के छात्र उत्तर प्रदेश में लाए गए और सकुशल वो घर पहुंचाए गए। उसके बाद में भी क्वारंटाइन करके उनसे मुख्यमंत्री ने वार्ता भी की। लेकिन आज की सिचुएशन में ये है कि प्रियंका जी न तो महाराष्ट्र पे ध्यान दे रही हैं, वहां पे प्रवासी मजदूर पैदल आ रहे हैं, उनका कोई वहां पे ठिकाना नहीं, कोई उनकी हालचाल पूछने वाला नहीं है। यही कमोवेश दशा आपके गुजरात, यही कमोवेश गुजरात में भी है। अभी आपने देखा होगा कि कल एक मीडिया बंधु को वहां पीट करके भीड़ ने मार दिया, कैमरा तोड़ दिया वहां पे कोई कांग्रेस का नेता खड़ा नहीं हुआ कि मीडिया के लोग बचे। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि परमिट की बात आई कहां से, क्योंकि ऑलरेडी जो है परमिट जो होता है वो पहले से ही बसें ले रखी होती हैं ऑल इंडिया का। तो ऑल इंडिया का जो परमिट है, तो फिर ये परमिट चेक होने की बात क्यों आ रही है उत्तर प्रदेश सरकार से? उत्तर प्रदेश सरकार इसको क्यों चेक कर रही है? ठीक है। सवाल रामनिवास जी का रुक, रामनिवास जी सवाल कई है। पहली बात तो ये कि इस महामारी के समय में जब सारा देश ये देख रहा कि ये हमारे प्रवासी बंधु किसी तरीके से घर पहुंच जाए, योगी जी जिनको अपना साथी कहते हैं, तो वो क्यों इतना, जो जेपी साहब सवाल उठा रहे हैं, इतनी जांच क्यों? पहले तो सीधा परमिशन दे देना चाहिए कि जाने दीजिए। प्रदीप जी देखिए, हमारी सरकार ने अनुमति दे दी, जो बसें इनकी थी उनकी अनुमति दे दिया कि भाई 500 बसें वहां भेज दीजिए नोएडा और 5 वहां गाजियाबाद। अब इनकी बसें राजस्थान से आ रही हैं, सूची यहाँ कोई और दे रहे हैं, वहां से अभी टीवी पे हम देख रहे थे 15-20 बसें खड़ी हैं और आगे 40-50 गाड़ियां खड़ी हैं, छोटी गाड़ियां बड़ी गाड़ियां। तो समस्या की अनुमति आप हमसे बसों की ले रहे हो और गाड़ी वहां से दूसरी भेज रहे हो। तो मेरे कहने का मतलब, हमारी सरकार कहने का मतलब, जो लाए होंगे ना, जो उनके साथ आएंगे उनकी गाड़ी, सवाल सीधा ये है प्रदीप जी, जब हमारी सरकार ने अनुमति दे दिया, सवाल ये है नहीं प्रदीप जी, जरूरत क्या है? जैसे हमारी सरकार नहीं, जांच कोई नहीं, प्रक्रिया है प्रदीप जी, उसकी प्रक्रिया है कि भाई कागज परमिशन बन रही उसकी ना। अभी जैसे योगी जी ने भेजी बसें राजस्थान, परमिशन बनी उसकी ना, वैसे परमिशन की प्रक्रिया है। परमिशन की प्रक्रिया ठीक है, परमिशन दीजिए, लेकिन परमिशन की प्रक्रिया में जो कागज लगते हैं वो देने पड़ते हैं। और प्रदीप जी, ये जो इतनी नौटंकी कांग्रेस के मेरे मित्र लोग कर रहे हैं, कितना चाहिए आपको? नहीं प्रदीप जी ऑनलाइन पंजीकरण है, जितना नेतागिरी, जितना प्रोपेगेंडा कांग्रेस के मेरे मित्र लोग कर रहे हैं, इस महामारी में राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। अरे ऑनलाइन प्रक्रिया आप ऑनलाइन कर दीजिए, कागज पत्र देने की जरूरत नहीं, आपकी परमिशन हो जाएगी। आप अपने राजस्थान में आप बसे नहीं है, महाराष्ट्र में बसे आपके पास नहीं है, छत्तीसगढ़ में आप बसे नहीं, पंजाब में बसे नहीं, ऑनलाइन कर दीजिए। और आप एक तरफ कह रहे कि हम कांग्रेस पार्टी बफे दे रही है और सारी बसें नंबर दे रहे हैं राजस्थान परिवहन निगम बफे दे रहे हैं। एक सवाल और बता दीजिए, मैं उबैदुल्ला साहब से सवाल लूंगा, एक जवाब और आ रहा हूं, आपके पास भी आ रहा हूं डॉक्टर साहब, आप आ रहा हूं, एक जवाब और दीजिए। अगर मान लीजिए 1000 बस दी थी कांग्रेस ने, उसमें से 879 बसेस फिट पाई गई,
और बाकी बसें किसी ट्रक की हैं, उनका नंबर सारा ठीक है, तो कम से कम आप 879 जो 879 बसें हैं उनको ही परमिट कर देते चलने के लिए। उनको आगरा में रोक रखा आपने। प्रदीप जी उनकी अनुमति है जी, उनको अगर तो आगरा से निकलने क्यों नहीं दे रहे? नहीं, उनको गाजियाबाद जाना है जी, बोला गया कि गाजियाबाद डीएम नोएडा डीएम बसें रिसीव कर लेंगे, देंगे तभी तो वो नोएडा गाजियाबाद जाएंगे। जिनकी लिस्ट दे रहे हो, जिनकी लिस्ट दे रहे हो कि ये हमारी बसें आएंगी, वो नंबर है नहीं, और वहां से दूसरे नंबर लेके आ रहे हो, तो ये वहां की महामारी उत्तर प्रदेश में ना है। आज आप देख रहे हो कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश स्थिति ठीक है, आबादी के हिसाब से यहाँ मरीज कम है। अब महाराष्ट्र संभाल नहीं पा रहे हैं, दिल्ली संभाल नहीं पा रहे हैं, छत्तीसगढ़, हम उत्तर प्रदेश में बिना जांच पड़ताल के हम दूसरे प्रदेश के लोगों की एंट्री नहीं दे सकते, क्योंकि हम अपने प्रदेश को नहीं डाल सकते। दोबारा आएंगे आपके पास में। उबैदुल्ला साहब, सवाल ये उठता है, जो आपसे भी कुछ सवाल जरूरी है पूछना, इसलिए क्योंकि ये जब आपने 1000 बस देने का वादा किया था, प्रियंका गांधी वाड्रा इतनी बड़ी नेता है, इस तरह की फर्जी बसें भेजने का क्या औचित्य था? फर्जी क्या भैया, 1000 बसों में अगर मान लीजिए 100 बसों के गलत नंबर आ गए हैं, वहां के यूनिट ने कुछ गलत नंबर भेज दिया, अगर आपका कोई दूसरा आदमी करता तो ये पता चलता, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा कर रही है और उनके नाम पर इतनी फर्जी बसें आ रही हैं, तो ये तो गलत बात है ना। कोई मुद्दा है क्या? नहीं, मुद्दा नहीं है। 900 बसों को नहीं आप परमिट दे रहे, ये मुद्दा नहीं है। नहीं, वो भी मुद्दा बन गया कि ये भी मुद्दा है, सारे मुद्दे हैं, महाभारत अब इसी बात की चल रही है जी। तो हम कहते भैया अब आप हमारी जो 500 बसें हैं वहां पर अभी बॉल चल रहा है लड्डू जी से और आगरा के एडमिनिस्ट्रेशन से, वो कह रहे साहब इधर से जाइए, वो कह रहे साहब उधर से जाइए, गाजियाबाद का डीएम कह रहा है कि हमारे पास ऐसी कोई परमिट नहीं। जवाब हम ये सब चीजें हैं ना, इसका जवाब सवाल ये है कि आप हमारी 900 बसें तो चलने दीजिए भाई। अच्छा एक बात और मैं बता दूं भाई साहब, जैसा आप हमारे भाई शुक्ला जी ने कहा जा रही है, भाई साहब कह रहे हैं कि वहां की क्यों लेकर, भैया प्रियंका जी सिर्फ उत्तर प्रदेश की इंचार्ज है, प्रियंका जी को सिर्फ उत्तर प्रदेश की चिंता करनी है, कांग्रेस यूनिट के दूसरे यूनिट के जो नेता है अपने यहाँ की फिक्र करेंगे। प्रियंका गांधी, लेकिन आप उत्तर प्रदेश की इंचार्ज है, लेकिन वो तो है राष्ट्रीय नेता ना, राष्ट्रीय नेता है, तो राष्ट्रीय नेता के तौर पर उनको राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी उन लोगों की चिंता करनी चाहिए। वो एक अलग बात है, लेकिन जिम्मेदारी कहाँ की है? नहीं, जिम्मेदारी उनके पूरे देश की है, नहीं उत्तर प्रदेश की, पूरे देश की है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है भाई जी। कितनी गलत बात है, ये दोनों लोग कितनी गलत बात कर रहे हैं, इस बात को भूल रहे हैं जी, जबकि महाराष्ट्र में कांग्रेस की ही समर्थन से सरकार है। कितनी गलत बात है कि वो, लेकिन वहाँ के जो इंचार्जेस हैं वो वहाँ की जिम्मेदारी देखेंगे। अरे वहाँ के इंचार्ज तो नहीं, बात तो वहाँ के इंचार्ज देखेंगे, बात ठीक है, लेकिन आपको प्रियंका गांधी को इतनी चिंता उन राज्यों के लिए भी करनी चाहिए, महाराष्ट्र के लिए भी करनी चाहिए। वहाँ के उनकी सरकार है, ये तो आपकी सरकार है, वहाँ के लोग वहाँ की जिम्मेदारी देख रहे हैं। नहीं, कैसे देख रहे हैं? कैसे सारे लोग वहाँ से निकल के आ रहे हैं? आज भी सारा मजमा लग गया। हाँ, तो मजमा तो लगेगा, मजमा तो हर जगह से लग रहा है। टर्मिनस पे आज भी वहाँ पे काफी हुजूम लग गया पब्लिक। देखिए ये दोनों ही लोग कितनी असंवेदनशील बात कर रहे हैं, दोनों लोग कितनी असंवेदनशील बातें कर रहे हैं। वो हमारे मित्र जो हैं बैठे हुए हैं भाजपा की तरफ से, वो ये कह रहे हैं, उनसे आप प्रश्न पूछिए कि जब कुंभ मेले में 5000 बसों की लाइन लग सकती है एक साथ, तो 1800 उत्तर प्रदेश की सरकार क्यों नहीं व्यवस्था करा रही है इतने सारे मजदूरों के जाने के लिए? ये कितना आसान है एक जिलाधिकारी के लिए, कितना आसान है एक डीएसओ के लिए अपने नगर में लोगों के खाने का इंतजाम करा देना। दूसरी बात, ये हमारे मित्र कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की केवल जिम्मेवारी है। प्रियंका गांधी इतनी बड़ी नेता है, इतनी बड़ी नेता है, उनके केवल आप उत्तर प्रदेश तक उनको सीमित कर देंगे। और दूसरी बात, कैसे किस तरह की असंवेदनशील बातें हो रही हैं, कोई संवेदना नहीं है इन लोग को, मजदूरों से, श्रमिकों से, उनकी परेशानियों से, लोग अपनी बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों को लेकर जा रहे हैं। आवाज मिल रही हो, मुझे एक छोटे से ब्रेक पर जाना है, मजबूरी है हमारी, हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के पार आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे कि आखिर ये जो सियासी महाभारत है वो कहां जाके रुकेगी और क्यों, और कैसे हमारे जो ये अप्रवासी भाई हैं, जो हमारे साथी हैं, जिनको योगी जी अपना साथी कहते हैं ट्वीट करके, वो उनको राहत कब मिलेगी। इसी पर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। न कूटनीति की बात, न राजनीति का युद्ध, हम आप सब कोरोना के विरुद्ध। कोरोना का जिक्र है
हमें आपकी फिक्र है। कोरोना अपडेट भी दिखाते हैं, उससे लड़ना भी सिखाते हैं। देखिए फिक्र आपकी, रात 9 बजे TV9 भारतवर्ष। अब तो सब देख रहे हैं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर इमरान का रुख करेंगे, समाजवादी पार्टी के नेता है। डॉक्टर इमरान साहब, आप कह रहे थे कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक ही हैं, चाहे जिधर से उलट पलट के देखा जाए। 16 फिल्म की आपने याद दिला दी। सवाल ये उठता कि आप कहां पर खड़े हैं, खाली ट्विटर पर? मैंने दो बातें कही आपसे, आप दोनों बातों पे विचार करिए। एक बात मैंने ये कही, किसी भी जिले में जाइए आपको लाल टोपी पहने हर समाजवादी व्यक्तित्व का व्यक्ति खाना बांटते, लोगों की मदद करते मिलेगा। दूसरी बात मैंने ये कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रत्येक मृतक को 1 लाख रुपए देने की घोषणा करी है। ये कितनी संवेदनशील बात है। और ये मैं एक बहुत छोटी बात के, ये कौन सी कितने असंवेदनशील लोग, आप ये बताइए। हम एक सवाल उठाना चाहते हैं आपसे, मैं जवाब, आप मित्रों से पूछिए, ये भाजपाई मित्र और ये कांग्रेसी मित्र, इनसे पूछिए कि जब जिला पंचायत का चुनाव होता है तो जिलाधिकारी महोदय कम से कम 2000 बसें एक जिले से इकट्ठा करा देते हैं, स्कूल की बस ले आते हैं और चलने वाली बस पकड़ लाते हैं, हर तरह से व्यवस्था हो जाती है, पेट्रोल आता है, सरकार के पास सारे इंतजाम आ जाते हैं। इस समय जब देश का श्रमिक परेशान हाल है, भूखा है, परेशान है, रास्ता नाप रहा है, भूखा जा रहा है, तो उसके चलने के लिए जगह नहीं है, 2-2 हजार रुपए देके ट्रक पे बैठ रहा है, तो क्यों नहीं ये व्यवस्था हो पा रही है जिला पंचायत चुनाव में होती है? रामनिवास जी से दिला देते हैं। सवाल आपने कर लिया, उसका जवाब भी ले लीजिए। रामनिवास जी क्यों नहीं कर रहे हैं? ये स्कूलों की बसें क्यों नहीं लगा रहे हैं? तो डीएम के पास में पावर होती है सारी बसों को कन्फिस्केट कर ले, तो क्यों नहीं इस समय सारी बसों को कन्फिस्केट करके लोगों को लाने ले जाने में लगा दिया जा रहा है? नहीं प्रदीप, देखिए चुनाव एक अलग मुद्दा होता है जी। अरे ये महामारी है पूरे विश्व। अरे ये ज्यादा बड़ा मुद्दा है। ये कोई जवाब नहीं है, ये कोई जवाब नहीं है आपका। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये बचकाना बात है। ये कैसी बातें कर रहे हैं? ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये। चुनाव से ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये त्रासदी, ये दुख, ये परेशानी, ये आंसू, ये ज्यादा बड़ी बात है। चुनाव तो बहुत छोटी चीज है। राजस्थान के लोग जहां कांग्रेस की सरकार है लाके बॉर्डर छोड़ दे रहे हैं, दिल्ली के लोग बॉर्डर लाके छोड़ दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ के लाके बॉर्डर छोड़ दे रहे हैं। लोग बॉर्डर छोड़ दे रहे हैं तो आप उठा के उनको दूसरे बॉर्डर पे छोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है? बॉर्डर पे क्या दिक्कत है? बड़ी संख्या अगर बाकी जहां 4-5 एक जिलाधिकारी अपना बॉर्डर पकड़ के दूसरे बॉर्डर पे छोड़ दे, कितना आसान काम है। चाहती योगी जी लगे हुए हैं कि जो प्रवासी आए उसका एक बार स्क्रीनिंग आप दोनों शोले के सिक्के हैं, चाहे इधर गिरे चाहे उधर गिरे, बात एक ही है। देख नहीं पा रहे हैं क्या हाल है। अगर उत्तर प्रदेश आपको ये मुद्दा उठाना है, आपको श्रमिकों से कोई मतलब नहीं, कोई संवेदनशीलता नहीं आप दोनों के अंदर। क्योंकि योगी जी प्रदेश के सारे मजदूरों के साथ, गरीब के साथ है। जवाब कहां दे पा रहे हैं? ये चुनाव को बड़ी बात बता रहे हैं, त्रासदी को छोटी बात बता रहे हैं। भाजपा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं भाई जी। रुकिए जी, दोनों राजनीति करें, दोनों धींगा मुस्ती कर रहे हैं। अब राजनीति कौन कर रहा है ये तो आप देख ही रहे हैं जी। वो तो करें, तो सेवा कर रहे हैं हर जिले में क्या जी? खाना राशन लंबी बात है। हमारा तो 30
पहले दिन से हमारे यहाँ कमेटी किचन कानपुर में हम चेक करवा सकते हैं। उनका आरोप है कि भाजपा और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। गलत बात कर रहे हैं ये। पार्टी वो एक सियासी पार्टी हमें और अच्छे आरोप प्रत्यारोप तो ये चलते रहेंगे, ये तो एक अलग बात, उसकी हम बात नहीं करते। लेकिन जितना सेवा, और ये बात ये नहीं है, हर पार्टी के वर्कर थोड़ा बहुत जो कुछ जिससे हो पड़ रहा है वो कर रहा है, वो तो एक बहुत अच्छी बात है, इंसानियत की बात है, इसकी कोई मसला नहीं है। मसला यहाँ पर हम सिर्फ बसों को डिस्कस करने के लिए आए हैं, और ये जो कह रहे हैं कि ये लाके बॉर्डर पे छोड़ दिए, वो ला जाके बॉर्डर पे छोड़ दिए, ये तो होगा ही होगा। अब आपके बॉर्डर से आप ले जाके बिहार के बॉर्डर पे छोड़ देंगे, आप बिहार के अंदर तो बसें नहीं ले जाएंगे ना जी। तो वो तो एक बार ये कौन सा इंतजाम हुआ कि साहब वो लाके छोड़ दिए, वो लाके छोड़ दिए, भाई अपने बॉर्डर पे लाके पहुंचा दिया उन्होंने, अब आप वहां से लाके अब आप पहुंचाइए, जाके वहां पे पहुंचा दिए, फिर वहां वाले वहां से पिकअप करेंगे, इसी तरह ये काम हो सकता है। तो मुद्दा जो है वो उसको तो आप पीछे छोड़ दे रहे हैं और निजाम तलाशी कर रहे हैं। अब जहां तक कह रहे हैं सब भारत की बात अच्छी है, बहुत अच्छी थी, इस पे कोई दो राय नहीं, लेकिन आज हम 1 लाख के ऊपर पहुंच चुके हैं। जब लॉकडाउन हुआ तो 500 कुछ मामला था, आज हम 1 लाख के ऊपर पहुंच चुके हैं। ये बहुत अच्छी बात नहीं है, इसको हमें सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ पे खड़े हो रहे हैं। ठीक है जेपी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन आप कुछ कहें उससे पहले हम ये जानना चाह रहे हैं, क्या हमारा अप्रवासी भाई शटलकॉक बन गया है या फुटबॉल बन गया है, जिसको जो मर्जी आ जाता है लात मार देता है? देखिए प्रदीप जी, इसमें जो प्रवासी अपने नागरिक हैं जो कि उत्तर प्रदेश में लौट रहे हैं दूसरे प्रांतों से, न तो फुटबॉल बने हैं न तो वॉलीबॉल बने हैं। मेरी दृष्टिकोण में वो रग्बी बाल बन गए कि उनको कोई उठा करके ला करके वहां जैसे रग्बी बाल और बास्केटबॉल होता है उसमें डालने की चेष्टा कर रहा है, जिसके खांचे में आ गया फिर ठो करके वो अपनी ताली खुशी कर खुली बजा लेगा और उसका राजनीतिक लाभ लेने की चेष्टा करेगा। जैसा कि भी डॉक्टर इमरान जी कह रहे थे नासिर जी को कि ये भाजपा और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शायद डॉक्टर इमरान जी को पता नहीं है कि लल्लू जी इस समय धरने पर बैठे, वाला कि अभी तो गिरफ्तार हो गए हैं, अभी जब कुछ देर पहले धरने पर बैठे थे तो उनके बगल में एमएलसी सुनील साजन जी वहीं बैठे हुए थे। तो नूरा कुश्ती तो कांग्रेस कर रही है, सपा कर रही है, तो राजनीतिक दल जाने, ये हमारा आपका विषय नहीं है। विषय ये है कि प्रवासी नागरिकों को जो कष्ट है, जो दर्द है, जो पीड़ा है, उसका निवारक कौन बनेगा, उसका मलहम कौन लगाएगा, उस पर पट्टी कौन बांधेगा। और विभिन्न प्रांतों, चाहे महाराष्ट्र, चाहे जो पंजाब हो, दिल्ली हो, वहाँ के जो स्थानीय नेता हैं क्या कर रहे हैं। महाराष्ट्र में बहुत बड़े नेता हैं, सपा के प्रदेश अध्यक्ष, वो भी तक कोई मदद नहीं की है वहाँ पे। आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है इसका मतलब जी। इनको पत्रकार महोदय जी, आपको मैं बताना चाहता हूँ, मैं अब आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे जो विधायक हैं महाराष्ट्र के, वो लगातार रेलवे सेवा में लगे हुए हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। जो बिहार के और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो सब जा रहे हैं, बैठ करके वहाँ पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उसका तो स्पष्टीकरण दीजिए माननीय डॉक्टर इमरान जी। अभी जो मैंने आप पे कहा है उसका तो जवाब दीजिए। जो आप कह रहे हैं कि नूरा कुश्ती भाजपा कांग्रेस कर रही है, हकीकत में तो सपा और कांग्रेस भी कर रही है। कैसी बात है आप लोग कर रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार संवेदनशीलता का उत्तर दे रहा हूँ। धरना बैठने से समस्या का निदान होने वाला नहीं है। समस्या का निदान होने वाला तब है जब आप ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करें। लोग ट्रकों से आ रहे हैं, डीसीएम में आ रहे हैं। जवाब दे दीजिए। हाँ इमरान साहब जी बताइए, क्या कह रहे हैं आप? जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि सुनील साजन तो गलबैया कर रहे हैं उनके लल्लू सिंह के साथ में, और आप कह रहे हैं कि भाजपा नहीं, कोई गलबैया नहीं, कोई गलबैया नहीं। वहां पर बैठ के श्रमिकों के साथ संवेदनशीलता का उदाहरण प्रस्तुत हो रहा है। वो वहां पे बैठे हुए हैं, संवेदनशील व्यक्ति हैं, संवेदनशीलता के साथ वहां बैठे हुए हैं। वहां पे लोगों की प्रॉब्लम है, वो लोग भूखे हैं, वो लोग परेशान हैं, वो अपने घर जाना चाहते हैं। यदि वो वहां गए हैं, वहां पे बैठे हैं लोगों के साथ, तो इसमें आपत्ति क्या है? बैठने के लिए गए हैं कि वहां पे समस्या का निदान करने तो समस्या का निदान वो करेंगे अपने स्तर पे। हम सब लोग निदान कर रहे हैं। बैठने के लिए गए हैं कि समस्या का निराकरण करने के लिए गए हैं? अरे समस्या का निदान करेंगे भाई, वहां गए हैं, संवेदनशीलता के 2 शब्द कहेंगे, कम से कम कुछ मदद करेंगे उनकी। इस पे भी आपत्ति है आपको? अच्छा, शोक प्रकट करने गए हैं। अब कैसी बातें कर रहे हैं? शोक प्रकट करने गए हैं। आप समझ लीजिए, लगातार कांग्रेस के साथ में चल रहा है और आप आरोप लगा रहे कांग्रेस भाजपा से मिल गई है। अरे ये लोग बिल्कुल, देखिए मेरी बात समझ लीजिए। मैं एक बात कहना देना चाहता हूँ, बहुत अच्छी तरह से समझिए। मैं बात कह देना चाहता हूँ, इनको अगर इतना इंटरेस्ट होता तो ये अपने राजस्थान से भी इतने मजदूर आ रहे हैं पैदल, उनकी क्या स्थिति है? क्यों नहीं आप इनसे सवाल पूछ रहे हैं? पूछिए इनसे बिल्कुल कि राजस्थान से इतने पैदल लोग आ रहे हैं मजदूर। हाँ, तो ये क्यों नहीं, ये उनको क्यों नहीं बैठाल के ला रहे हैं? ये वहीं से उठा के ले आए। छत्तीसगढ़ से दोनों का सवाल पूछा, उसमें महाराष्ट्र भी इंक्लूड किया, आपने सुना नहीं? जी आऊंगा आपके पास में दोबारा से डॉक्टर इमरान साहब। मजाक नकवी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी
देखिए, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि हम लोग मूल मुद्दे से उड़ जाते हैं। हमको इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि मूलतः ये सरकार की जिम्मेदारी है। शासन में जब आप आते हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं आते हैं कि हम सिर्फ मज़े मज़े करेंगे और अगर कोई राष्ट्रीय आपदा आ जाएगी, कोई विपत्ति आ जाएगी तो हम जो है विपक्षियों से सहायता मांगेंगे या क्या नाम है दूसरे लोगों से मांगेंगे। आपदा प्रबंधन मूलतः सरकार की जिम्मेदारी है, तो पहले नंबर पर जिम्मेदारी तो प्रदेश सरकार की बनती है। दूसरी बात यह है कि अगर किसी ने मदद करने का ऑफर दिया है तो उसको जो है एक सहयोगी के रूप में लेना चाहिए, उसको राजनीति से प्रेरित या दुर्भावना से नहीं देखा जाना चाहिए और ना उसमें इफ बट्स बहुत लगाए जाने चाहिए। उसमें प्रक्रिया जो है वो उसका सरलीकरण हो जाना चाहिए। और तीसरी बात जो ये है कि हम बसपा को एकदम भूल रहे हैं, यह बिल्कुल गलत है। ट्विटरबाजी अगर कोई कर रहा है, प्रदीप जी, ईमानदारी से देखा जाए तो सिर्फ मायावती जी कर रही है। एक पैसा नहीं दिया, ना उनका कोई कैडर निकला है। अखिलेश यादव का ट्वीट बिल्कुल ठीक है कि 50,000 बसें जो हैं वहां पर जब लग जाती है चुनावों में, एक डीएम को इन्फिनिट पावर होते हैं। इलेक्शन जब होता है तो बसें आप इकट्ठा कर लेते हैं, इसलिए लगता है कि कहीं ना कहीं जिला प्रशासन दबाव में काम कर रहा है, इसीलिए ये बातें नहीं हो रही है। नहीं प्रदीप जी, कहना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से मजदूरों के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है, मजदूरों के साथ एक तरीके से अत्याचार हो रहा है। अब बहुत हो गया, वो वोट बैंक नहीं है, यहां से अपना घर छोड़ के वहां जाते हैं, उनकी कोई नहीं सुन रहा है। कोई फुटबॉल और बास्केटबॉल, उनको तो कचरा भी नहीं माना जा सकता। प्रदीप जी, क्या बड़ी बड़ी बातें हम बैठे कर रहे हैं, गलत बात है ये मानवता की बात है। मजार नकवी साहब, आपने पूरा विश्लेषण कर दिया, जी एक बात और विश्लेषण कर दीजिए। डॉक्टर इमरान कह रहे हैं कि सपा और भाजपा और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जेपी साहब कह रहे हैं कि वो लल्लू सिंह और साजन एक ही साथ देखे जा रहे हैं। नहीं इमरान साहब, नहीं मैं बता रहा हूँ, नहीं ये नहीं समझा पाएंगे। आप रुक जाइए इमरान साहब, ये कह रहे हैं कि शोले में एक सिक्का था जिसमें दोनों तरफ जो है अशोक की लाट थी। यानी इनका ये कहना है कि ये जितने भी सब हैं, ये जितने भी हैं सब एक हैं। इनका ये सारे सियासी दल जो हैं, मैं बता रहा हूं, इनके हिसाब से सारे सियासी दल गलत हैं, इनका दल सबसे अच्छा है। अरे मैं इनकी बात कह रहा हूं। नहीं हाँ, इनका इमरान जी की गलती है मेरे हिसाब से। इनकी गलती थोड़ी सी ये है कि ये जो है अपने को जितने और लोग हैं उनको ये दोषी मान रहे हैं, और इनका ये कहना है कि वर्तमान परिस्थितियों में हम सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, ये दावा है इनका। मेरी बात सुनिए। अब उसमें मैंने ये बात सही है कि मैंने देखा है कि काफी समाजवादी पार्टी वाले लोग कर रहे हैं। जो सरकार में है प्रश्न उसी से तो पूछे जाएंगे। बेशक वो तो मैंने महाराष्ट्र में प्रदीप जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। महाराष्ट्र में अबू आसिम आजमी जी बहुत कद्दावर नेता हैं, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, विधायक भी रह चुके हैं। वहां पर कितने उत्तर भारतीयों को उन्होंने मदद किया, जरा इनसे पूछ लीजिए, डॉक्टर इमरान जी से और नकवी जी से। बिल्कुल मैं बता दूंगा आपको, लेकिन जो सवाल है वो नकवी जी से क्यों पूछेंगे? शुक्ला जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोटा वालों का, कोटा के स्टूडेंट्स की तुलना आप प्रवासी मजदूरों से कैसे कर सकते हैं? कोटा की कोचिंग की फीस मालूम है शुक्ला जी आपको? मेरी बात सुनिए, आप सरकार की बात करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सवाल सरकार से है। जी, आपको तुलना नहीं करनी चाहिए। प्रवासी मजदूर और कोटा का विद्यार्थी, वो आईआईटी में जाने वाला होता है, वो नौकरी करने जाता है। और अबू आजमी से मेरा कोई जाति परिचय थोड़ी ना है कि वो, अगर मैं मजहब नकवी हूँ, वो अबू आजमी है, तो फिर आप मान लेंगे आपको सरकार से प्रश्न पूछना चाहिए। संकीर्ण विचारधारा है ये। सरकार इसका जवाब देगी। मजदूरों के बारे में सरकार जवाब देगी। ने भेज दिया था बसें, छात्रों को, उत्तर प्रदेश वासियों को ले आए थे। रुक जाइए, किसी नहीं शुक्ला जी पक्का रहे हैं भाई, और आरोप मत लगाइए। सबसे सवाल पूछ रहा हूँ, रामनिवास जी रुकिए रामनिवास जी क्या बताएंगे? चुनाव सब कुछ है। प्रदीप जी देखिए, बहुत स्पष्ट हमारी सरकार ने अनुमति दे दिया कि 500 बसें वहां नोएडा भेजिए, 500 गाजियाबाद भेजिए। अब बसें भेजे, कौन रोक रहा हमको? अब समस्या ये कि आप अनुमति दूसरी बसों ले रहे हो, बॉर्डर दूसरी गाड़ियां लेके आ रहे हो, तो बिना जांच पड़ताल के नहीं संभव से कराने देगी, क्योंकि हमको प्रदेश बचाना है। प्रदेश बचेगा तभी हमारा, जिस तरह आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में, दिल्ली में, छत्तीसगढ़, पंजाब में समस्या खड़ी हुई है, ऐसी समस्या उत्तर प्रदेश नहीं आने देगी योगी जी। इसलिए योगी जी ने कहा कि हम बिना जांच पड़ताल के क्यों नहीं भेज रहे? अभी तक आपका गाजियाबाद का डीएम कह रहा है हमारे पास कोई परमिशन ही नहीं बसें रिसीव करने की। आगरा में आप बसें हमारी रोके हुए आगे नहीं बढ़। हमारी सरकार ने दोनों डीएम को 500 बसें रिसीव करने का अधिकार दे दिया,
क्या बसें लेके जाइए। क्यों ये लल्लू जी वहाँ क्यों धरने पर बैठे हुए? क्या लल्लू जी तो राजनीति कर रहे हैं वहाँ, ये बसें थोड़ी लेके आ रहे हैं। बसें वहाँ पर खड़ी हुई हैं, आप बसें सूची में थोड़ी दे रहे हो, वहाँ बाड़ी दुफड़ी गाड़ी लेके आ रहे हो। 900 बसें बिना अनुमति के उत्तर प्रदेश की सीमा में कोई गाड़ी अवैध रूप से नहीं घुसने दी जाएगी। 900 बसें तो जायज है, उनको तो जाने दीजिए भाई मेरे। अरे कौन रोक रहा है उनको? कहाँ पर जाने आ रही है? अब लल्लू सिंह जी को थोड़ी जाना है, ड्राइवर को जाना है, बस को जाना है। लल्लू सिंह को जाना तो परमिशन ले जाए, वो भी जाए। बसों को आगरा से आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है जी। किसी बस को लेकर लल्लू सिंह को रोका जा रहा है। लल्लू सिंह बसें नहीं लेके जा रहे हैं, वो वहाँ राजनीति कर रहे हैं। 50 गाड़ियां लेके छोड़ रहे हैं। और राजस्थान, अभी यूपी में प्रवेश नहीं, राजस्थान से आ रहे हैं वो। राजस्थान से बसें पहुंच गई आगरा। अरे तो जाए कौन? वो अनुमति को हमारे वहाँ डीएम को बोल दिया गया है, लेकिन आदेश कर दिया गया। ये आप कह रहे हो ना, क्योंकि आपका तो भ्रष्टाचार और 420 करने का इतिहास है आपका पूरा। और ये भ्रष्टाचारी खानदान है, इनको कुछ नहीं करना है, न इनको देश से मतलब है, न प्रदेश से मतलब है, न प्रवासी मजदूरों से मतलब है। इनको मतलब है फर्जी राजनीति से। मिल्कीपुर के विधायक वाली नौबत होने वाली आप सब लोगों की, पता चल जाएगा आप लोगों की कौन क्या कर रहा है। मिल्कीपुर में क्या हुआ देख रहा, आज पता चला है आपको? ऐसे ही होगा सारे भाजपाइयों के साथ जो इस तरह राजनीति कर रहे हैं, प्रवासी भारतीयों के साथ, प्रवासी मजदूरों के साथ। वही अंजाम होगा जो मिल्कीपुर में विधायक का हुआ है आपके। तैयार रहिए इसके लिए। भाई एक सवाल समझ में नहीं आ रहा है रामनिवास जी, इसमें करप्शन का मामला कहाँ से आ रहा है? उनका सवाल है उबैदुल्ला साहब का कि जितनी बसें फिट है उनको तो जाने दीजिए ना। और भैया जब आग लगी होती है तो पार्टी चेक नहीं किया जाता, पार्टी उबैदुल्ला जी चिल्लाइए मत। हमारे कहने मतलब कि जब सरकार ने अनुमति दे दिया है कि 500 बसें वहां कर, 500 वहां कर दीजिए, तो आप लेके बैठे जाइए ना। अरे आप अनुमति दूसरी बसों ले रहे हो, बाडर में दूसरी गाड़ियां खड़ी कर रखी हो, कैसे सरकार जाने देगी? उनको मत जाने दीजिए। भाई अगर हमको आपने कोई सूची भेजी है, हमने उसकी अनुमति दी, वहां के डीएम को भेज दिया है, तो जो गाड़ी जाएगी तो वही गाड़ी वहां जाने देंगे। तो जब वो गाड़ी जाने रही, गाड़ी लल्लू सिंह जी लेके जा रहे हैं, ड्राइवर का भाई परमिशन में, प्रदीप जी मैं एक बात बता दूं, परमिशन में ड्राइवर का नाम, गाड़ी का नंबर सारा लगता है उसमें, सबकी आईडी लगती है। नहीं वो दिया आपने फर्जी, जिन्होंने आपने दिया 789 गाड़ियों की अनुमति सरकार ने दे दिया, दोनों डीएमओ सूची दे दिया कि इतनी अब वो गाड़ी लेके जाए। आप वो बॉर्डर राजस्थान से गाड़ी दूसरी लेके आ रहे हैं, कभी चले देगी। मेरा एक सवाल आपसे ये है कि जो फर्जी गाड़ियां आई हैं, क्या आप प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे, उनको जेल भेजेंगे? क्योंकि भेजी गाड़ी उन्होंने। देखिए वो इतनी चालाक है कि अपने सचिव नहीं दिया, अपने सचिव लगा दिया। इस सचिव को जो है सूची भिजवा दिया। अब क्या कह रहे हैं कि हमारे किसी कार्यकर्ता ने सूची दे दिया होगा। आप उनके सचिव को जेल भेजेंगे? किसको? उनके सचिव को जेल भेजेंगे। अब फर्जी सेवा करने के नाम पे सूची दे रहा है जी। अगर उसमें कहीं फर्जिफिकेशन कुछ लगेगा, अगर गाड़ी कोई दूसरी भेज रहे हैं और दूसरी गाड़ी का परमिशन ले रखे, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। जो परमिशन वो सूची दी, हमने उसकी परमिशन दी, वो गाड़ियां लेके जाए, कौन रोक रहा है उनको? जी उबैदुल्ला साहब, आपसे भी मेरा वही सवाल है। आप कह रहे हैं कि हमारी बसें एकदम करेक्ट हैं, परफेक्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने पहले कहा भी कि हो सकता है हम एफआईआर दर्ज कराएं। क्या आप एफआईआर दर्ज कराएंगे? किसके खिलाफ करेंगे? जो जिसने ये फोटो शॉपिंग किया होगा जी। हम इनके बीजेपी के आईटी सेल के खिलाफ भी एफआईआर करवा सकते हैं जी। वहां हम उसको, हमारे राजस्थान की यूनिट इसको चेक कर रही है जी। और अगर उसको मिले कायदे के पोर्टल में जाकर के जांच की गई है कि ये बिल्कुल जी, पोर्टल में जाकर जांच की गई है। हम अपनी लिस्ट से और इनकी जो लिस्ट पोर्टल में जा रही है उससे हम कंपेयर करके हमारी यूनिट इसको देख रही है वहां पर। हम इसमें हम लोगों ने अभी तक बहुत किया, हम लोगों ने एफआईआर करना शुरू किया। देखिए कितनी एफआईआर होती है जी। पीछा नहीं छोड़ेंगे, हम भी फाइटिंग मूड में है। अभी तक हम चल रहे थे कि बिल्कुल एग्रेसिव और पूरी खेलेगी नहीं, बिल्कुल हम कह रहे हैं महाभारत फ्रंट फुट पे खेलेंगे हम जी। फ्रंट फुट पे खेलेंगे। अभी तक एनजीओ को भी काम कर रहे हैं तो पॉलिटिकल पार्टी का भी काम करेंगे जी। जेपी साहब, क्या बस चलेगी या इसी तरीके से महाभारत होती रहेगी? प्रदीप जी, मुझे जो लगता है कि जैसा इन लोगों का कम्युनिकेशन है, वो तो लगता है कि बस तो नहीं चल पाएगी। अंततः जाकर के वो प्रवासी मजदूरों को इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। अभी कुछ ही दिन पहले आपने देखा होगा कि मथुरा के डीएम, मथुरा का कुछ पार्ट जो है गोवर्धन, क्या लगता है दोनों को एक क्रॉस एफआईआर करनी चाहिए? उसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बता रहा हूँ कि गोवर्धन का कुछ क्षेत्र जो है राजस्थान में भी आता है। दोनों सरकारों के अधिकारियों ने वहां पे खूब गुफ्तगू की और खूब नोकझोंक भी हुई। अंततः परेशान हुआ कौन? मजदूर, और कोई उसका निष्कर्ष नहीं निकला। यही कमोबेश हाल आपका अभी इस समय यहाँ पर होगा, जहां पर ये दोनों लोग बसों को लेकर के उलझे हुए हैं, कांग्रेस के और योगी सरकार के लोग। चाहिए ये
कि योगी सरकार जी के पास बसों की कोई कमी नहीं है, बसों का अंबार है, इनको वहां पे उतनी ही संख्या में बस भेज देनी चाहिए और कांग्रेस की प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी से सीधे वार्ता करनी चाहिए। वार्ता करके उनको बोलना चाहिए कि आपको जितनी बसों की संख्या चाहिए हम आपको दे रहे हैं, इसका आपको भुगतान करना पड़ेगा, इसका भुगतान करना पड़ेगा। तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ये लिखित में बयान दें कि हाँ हम इसका भुगतान करेंगे और तब उनकी मंशा जाहिर होगी ये मजदूरों को भेजना चाहते नहीं चाहते हैं। और उसके बाद में योगी सरकार का भी एक चीज, अरे आप लोग लड़ लीजिएगा बाद में, अरे आप लोग बाद में लड़ लीजिएगा, पहले सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, पहले लड़िएगा बाद में, तब योगी सरकार की निष्पक्षता भी आएगी कि हाँ हमने प्रवासी मजदूरों को भेज दिया है और इसको उनका भुगतान ले लिया। जी रामनिवास जी, अगर वो फर्जी बसे हैं तो आप ही अलॉट कर दीजिए और पैसा ले लीजिए कांग्रेस से। नहीं, किससे पैसा ले लें? कांग्रेस जब से कोई पैसा देगा तब ले लेंगे ना। ये बसें 16 तारीख बफे दे रहे हैं जी, उसको देने में आज इसका नंबर कल उसका नंबर, मौके पर कुछ नहीं। वैसे अगर इनको देना है भाई, अगर इनको देना है 1000 बसों का पैसा, मुख्यमंत्री उसमें फंड में जो केयर फंड है उसमें दे दे, बता दें कि हमने पैसा जो है दे दिया है, इसकी चला दीजिए आप कह दीजिए। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि भाई प्रियंका जी 1000 बसों, उनको लगता है कि बसें नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं या हमारे पास चीटिंग हुई है, 1000 बसों का पैसा मुख्यमंत्री उसमें केयर में जमा कर दें और बता दें मुख्यमंत्री जी को कि सर हमने इतनी बसें दे दी हैं, खरीद दिया, चला दीजिए, पैसा चला देंगे जी। नहीं, अब तो बसें हमारी इंसान हो चुकी है, बसों का आपने डिटेल दे दिया, जो उस हिसाब से हम अपनी बसें भेजेंगे, अब हम क्यों इसमें चक्कर में पड़ेंगे? देखिए, ना इनको मदद करनी है, ना ये पैसा देना है, इनको फर्जी राजनीति करनी है और वो योगी जी को संभव नहीं है। फिर भैया बात करें, क्षमा कीजिएगा, राजनीति कौन कर रहा है, ये मिर्जापुर के विधायक से पूछ लीजिए। जी चलिए, मदन नकवी साहब, रामनिवास जी कह रहे हैं कि ना इनको मदद करनी है, खाली राजनीति करना है। उबैदुल्ला साहब कह रहे हैं कि ये इनको रामनिवास जी को राजनीति करना है। दरअसल ये सियासी महाभारत कर कौन रहा है, राजनीति कर कौन रहा है? देखिए, दोनों लोग कर रहे हैं, लेकिन रामनिवास जी की बात जो है बहुत कन्विंसिंग शुरू से हमको नहीं लग रही है। मैं माफ़ी के साथ कहना चाहूँगा, उन्होंने पहली बात तो चुनाव को सबसे बड़ी चीज़ बता दिया, जबकि कोरोना महामारी जो है वो उसके सामने चुनाव कहीं ठहरता ही नहीं। दूसरी बात, उन्होंने जो है करप्शन बीच में लाके दे दिया। बात मुद्दे पे होनी चाहिए। बात सीधी सी ये है कि हमने जो विजुअल्स देखे हैं उसमें राजस्थान सरकार की बसें खड़ी दिखाई दे रही हैं। हमने सारे लेटर्स पढ़े हैं, अवनीश अवस्थी जी का भी पढ़ा है, संदीप का भी पढ़ा है। प्रियंका गांधी के निजी सचिव की भाषा जो थी वो बहुत तल्ख थी। अवनीश जी ने कहीं ये नहीं लिखा कि आपको फिटनेस सर्टिफिकेट या ये सब देना पड़ेगा। ये रात में 4 बजे जो है जवाब दिया जा रहा है, 2 बजे हो रहा है, जैसे तमाशा बना दिया गया कि क्या करा जाएगा। 16 तारीख के बाद से 18 तारीख के बीच में 48 घंटे का समय पर्याप्त था इसमें निर्णय लेने के लिए। जितने भी नियम कानून थे सब दे दिए जाते थे। बसें राजस्थान के बॉर्डर तक तो आ ही सकती थी, उसके बाद प्रदेश सरकार जैसे चाहती उनको अंदर जाने देती। ये एक व्यवहारिक क्या नाम है निर्णय हो सकता था। प्रदेश पुलिस को ये अधिकार होता, जैसे वो सबका चेकिंग करती है करती। लेकिन ये बात आपने देखी होगी कि गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के डीएम का नाम तो आ रहा है, लेकिन कहीं ये स्पष्ट नहीं है कि हमने आवश्यक निर्देश बीच में बढ़ने वाले जनपदों के भी जिलाधिकारियों को दिए हैं कि मथुरा आए या आपका जो हरियाणा का कोई जनपद आ जाए या आगरा आ जाए तो वो कर देना चाहिए। ठीक है, रियलिटी चेक तो प्रदीप जी कहीं भी हो सकता है, बसें है या नहीं है, आपका कैमरामैन जाके पता कर लेगा। ठीक है इमरान, वो ठीक है डॉक्टर इमरान साहब, आखिर ये बसें कब चलेंगी? ये जिस तरह से ये लोग बात कर रहे हैं उससे मुझे बड़ी नाउम्मीदी है और मुझे बहुत दुख भी है कि ये श्रमिकों का जो है वो बिल्कुल असंवेदनशील हैं दोनों लोग, और ये श्रमिकों के दुख को समझ नहीं पा रहे हैं। इसका कारण यह है कि ये सड़कों पे नहीं है, ये सड़कों पे उनका दुख को देख नहीं पा रहे हैं। कुछ बसें आप भी चलवा दीजिए। नहीं, बिल्कुल हो रही है मदद, हमारी पार्टी में इतनी बड़ी मदद कर रही है। सरकार 2 लाख रुपए दे रही है, हम 1 लाख रुपए दे रहे हैं हर मृतक को, आश्रित को। कितनी बड़ी संवेदनशीलता का निर्णय है। बुआ जी पर आप कुछ नहीं कहते हैं, वो खाली ट्वीट करती रहती है। बुआ जी से नहीं, उन्होंने भी तो कुछ भी नहीं किया, आप इन दो को ही कह रहे हैं। मैं ये दोनों मेरे सामने बैठे हैं, इनसे बात हो रही है जी। देखिए ऐसा है कि क्या आप उनके मरने का इंतजार कर रहे हैं क्या? अरे कैसे आप भी इस तरह की बात कर रहे हैं, इस तरह की बातें मत करिए। हम क्यों इस तरह की बात करेंगे, मरने और मारने की बात क्यों कर रहे हैं आप? इस तरह की बातें आप नेशनल टीवी पे मत करिए। फाइनल कमेंट आपका, बहुत बड़ी बात, बसें कब चलेंगी?
ठीक प्रदीप जी, इन बसों की जिम्मेदारी कांग्रेस की नेता की है और हमारे उत्तर प्रदेश में जो भी प्रवासी मजदूर है, हमारी सरकार उनके साथ है, उनको उनकी सारी व्यवस्था कर रही है। इनको न बस चलानी है न बसों की व्यवस्था करनी है, खाली फर्जी की राजनीति करनी है। क्योंकि पीएम केयर फंड का पैसा पूछते हैं, कोई कांग्रेसी मित्र बता दे कितना पैसा उसमें दिया है। उसी तरह न इनको बसें देनी है न कोई मदद करनी है। अगर इनको वास्तव मदद करनी है तो जहां वास्तव समस्या है, महाराष्ट्र में समस्या है, राजस्थान में समस्या है, छत्तीसगढ़ में समस्या है, दिल्ली में समस्या है, वहां मदद करें। उत्तर प्रदेश में योगी सबको संभाल रखें, ठीक, उसमें व्यवधान डालें। ठीक है। उबैदुल्ला साहब, क्या बसें चल पाएंगी? बिल्कुल चलेंगी जी, बिल्कुल चलेंगी। जिस दिन ये थोड़े बहुत ये जो लीगलिटी से फंसा रहे मामले को क्लियर कर दे, विद इन मिनट योगी जी आज ऑर्डर करें कि बहुत से नियम शिथिल भी करने पड़ते हैं जी। अब एक जनरल ऑर्डर कर दिए कि नहीं, ये जो बसें जा रही हैं जिनको नंबर इन्होंने दिए, ये अपने डेस्टिनेशन से और जहाँ तक इनको मंजिल पहुंचाना पहुंचाए मजदूरों को, तो चलने में क्या अभी आधे घंटे के अंदर बसें मूव कर जाएंगी। नहीं, वो तो बात ठीक है, लेकिन आपको क्या लगता है परमिशन मिलेगी? आपको मिलना चाहिए। अगर हम जैसा कह रहे हैं कि बहुत संवेदनशील है, उनको बिल्कुल उम्मीद है कि योगी जी बहुत संवेदनशील है, परमिशन दे दे, थोड़े से नियम शिथिल भी कर सकते हैं। ये अच्छी बात है। जेपी साहब, आपका फाइनल कमेंट, क्या बसें चल पाएंगी या महाभारत यूं ही चलती रहेगी और अंत में हाथ कुछ नहीं लगेगा? देखिए, हमें तो ऐसा लग रहा है कि महाभारत आप जो कर रहे हैं यूं ही चलती रहेगी। अभी ये बहुत लंबी चलेगी, क्योंकि महाभारत भी इतनी जल्दी खत्म नहीं हुआ था। और जब तक ये कोई शिखंडी या धृतराष्ट्र स्पष्ट नहीं होंगे तब तक ये महाभारत का पटक्षेप होने वाला नहीं है जी। और ये मजदूर इसमें पिसते रहेंगे, जैसे गेहूं तरीके से घुन पिस जाता है, वैसे दोनों राजनीतिक दलों के चक्कर में ये प्रवासी भारतीयों की समस्या जस की तस बनी रहेगी और ये एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ते रहेंगे और समस्या का कोई भी निदान निष्कर्ष नहीं निकलेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। जेपी साहब और तमाम लोग पूछ रहे हैं कि इस महाभारत में शिखंडी कौन है और धृतराष्ट्र कौन है, तो हम आपको बताते चले कि शिखंडी और धृतराष्ट्र जनता तय करेगी, वो सब देख रही है। अप्रवासी मजदूर तय करेंगे, वो सब तय करेंगे, वो तय करेंगे कि कौन धृतराष्ट्र साबित हुआ और कौन शिखंडी साबित हुआ। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हमारे पास समय इतना ही था, लेकिन हम फिर चलते चलते आपको बता दें, ये महाभारत, सियासी महाभारत यूं ही चल रही है और महाभारत से कुछ भी निकलने वाला नहीं है। लोगों को चाहिए कि बसें चलने दें और प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचने दें, नहीं तो जनता धृतराष्ट्र और शिखंडी बनाने में थोड़ा भी वक्त जाया नहीं करेगी और मुश्किल में पड़ जाएंगे उनकी राजनीति। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले, जहां भी जाए रिश्ते बनाए।